ओ जी, इधर आवा हो। देखिए गैया ने कितना गोबर किया है। उठा लीजिए, एकदम ताजा ताजा है। वाह वाह, क्या खुशबू है। घर पर इसे लेपेंगे तो घर पूरी तरह शुद्ध और साफ हो जाएगा। मनोरमा अपने पति के साथ गाय का गोबर साफ कर रही होती है। तभी वहाँ गांव का एक आदमी हाथ में फोन लिए भागता हुआ आता है। अरे चाची जी, जरा देखिए तो किसका फोन है। आपके बेटे रोहन का। शहर से है, शहर से। क्या? हमार बिटवा शहर से कॉल किया है? दाऊ दाऊ, हमको फोन दाऊ। हम बात करेंगे अपने बिटवा से। माँ, मुझे सुरेश और कमल को बहुत बड़ा काम मिला है। हमें विदेश निकलना होगा। आप कुछ दिन शहर आकर घर संभाल लेती तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ, काम आया तो माँ याद आ गई। वैसे तो एक फोन नहीं घुमाते तुम तीनों। आज तुम मुझको शहर बुला रहे हो। और वैसे भी हमको शहर की हवा पानी रास नहीं आती। हम यहीं गैया भैंसिया के बीच ठीक है बिटवा। नहीं नहीं माँ, हम वैसे भी तुझे बुलाने वाले थे। तेरी बहुएं अब हमसे संभलती नहीं। ऐसी शहर के रंग में रंगी हैं कि हमारी कुछ नहीं सुनती। तू बस अब आजा। चलो, अब तुम कहिए रहे हो तो चले जाती हूँ। तुम लोग के घर इसी बहाने बहुओं से सेवा कराने का मौका भी मिल जाएगा। अपने बेटों की बात सुनकर मनोरमा अपना बोरिया बिस्तर उठाती है और सीधा शहर के लिए रवाना हो जाती है। दरवाजे पर खड़ी होकर मनोरमा कहती है, हाय राम, कैसन दरवाजा है, कोनो कुंडी ही नहीं है। माँ जी, बैल बजाइए, मैडम अंदर ही है, खोल देंगी दरवाजा। मनोरमा बेल बजाती है। एक हाथ में पॉपकॉर्न का पैकेट लिए, अपने कानों में हेडफोन पहने मनोरमा की सबसे बड़ी बहू आलिया दरवाजा खोलती है। हु आर यू ओल्ड लेडी? कौन है आप? मैडम, ये आपकी सास गांव से आई हैं। ओह मम्मी जी, हेलो हेलो, कम इन कम इन। ये क्या पहन रखा है तूने बहू? हाय, इतने चुस्त कपड़े। लागत है किसी ने शरीर पर कपड़ा रखकर सिल दिया हो। मम्मी जी, इसे जीन्स कहते हैं, जीन्स। आपको नहीं पता क्या? हमने तो पूरी जिंदगी धोती पहनकर निकाल दी। हमें नहीं पता चुस्त कपड़ों के बारे में। और ये हलो क्या होता है? पैर छूना नहीं सिखाया क्या घर वालों ने? ओ मम्मी जी, आप तो मलाइका की तरह फिटनेस कराने वाली निकली। ये कहकर आलिया झुककर अपने पैर छूने लग जाती है। वैसे ये एक्सरसाइज मैं सुबह करती हूँ मम्मी जी, पर आप कहती हैं तो मैं फिर कर लेती हूँ। हे भगवान, मैंने तो अपने पैरों की बात की थी। कैसी बहू है ये? अब पैर वैर छूना छोड़ और ये बता, बाकी दोनों बहुएं कहाँ हैं? मम्मी जी, वो दोनों ऊपर हैं। तू यहीं बैठ, मैं जाकर उनसे मिलती हूँ। हाँ हाँ मम्मी जी, ठीक है। तो तब तक मैं अपनी मूवी कंप्लीट कर लेती हूँ। मनोरमा ऊपर जाती है। वहां वो देखती है तेज म्यूजिक चलाकर योगा मैट पर एक लड़की एक्सरसाइज कर रही है। तो ये है मलाइका। पता नहीं क्या उछल कूद करने में लगी हुई है और इतनी तेज आवाज। मेरे तो कान ही फट जाएंगे। मनोरमा मलाइका को आवाज देती है, बहू बहू, अरे बहू सुन तो जरा। ओह गॉड, ये लोग उफ, रोज ही कोई ना कोई क्लासेस लेने आ जाता है। आंटी जी, वैसे भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके। क्या करोगे एक्सरसाइज करके? बाय द वे, मैं क्लासेस नहीं देती। फिटनेस इज माय पैशन बिकॉज आई एम मलाइका। अरे रेलगाड़ी, चुप कर, एक कंटाप मारूंगी ना। बड़ी आई उम्र नहीं बची। मैं उम्र ना खत्म कर दूं तेरी। तेरी सास हूं मैं, सास। ओह मम्मी जी, ओह आई एम सो सॉरी। सुरेश ने बताया था आप आने वाली हो। मनोरमा मलाइका से बात कर रही होती है कि कहीं से जलने की बदबू आती है। ओह गॉड, लगता है प्रीति ने आज फिर कुछ जला दिया। प्रीति कौन? आपकी सबसे छोटी बहू मम्मी जी। मनोरमा मलाइका और आलिया भागते हुए किचन में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि प्रीति कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही है। मैं हूं मास्टर शेफ एंड दिस इज माय न्यू इनोवेशन। जले हुए खाने के उड़ते धुएं के साथ मनोरमा को अपनी बहुओं से जो आशाएं थी वो भी हवा में उड़ती चली गई। मॉम जी, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्को नाइट में जा रही हूँ। आते हुए सुबह हो जाएगी। आप खाना बनाकर खा लीजिएगा, मैं आकर खाऊंगी। हद हो गई, इन बहुओं को अब ठिकाने लगाना ही होगा। आलिया डिस्को के लिए निकल जाती है और सुबह आलिया को उसके फ्रेंड्स घर ड्रॉप करने आते हैं। उसने इतनी ड्रिंक कर रखी थी कि नशे की हालत में चल भी नहीं पा रही थी।
जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। हाय मॉम, गुड मॉर्निंग। ये मेरे फ्रेंड्स हैं। राम 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 राम, बहू तूने शराब पी है और ये लड़के। राम 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 राम, घर की बहू इस तरह रात रात भर घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं है, और वो भी इस हालत में। तभी वहां अपना जिम का बैग लिए मलाइका आती है। मैं तो जिम चली मम्मी जी, आप ब्रेकफास्ट रेडी रखना। प्रीति से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं। अभी एक घर पहुंची ही थी कि दूसरी निकल गई। ये घर है कि होटल? मनोरमा ये सब देखकर बहुत चिढ़ जाती है और सोचती है, ऐसा क्या करूं कि ये बहुएं सुधर जाएं। तभी वहां प्रीति आती है। मम्मी जी, मैं मास्टर शेफ के ऑडिशन देने जा रही हूँ, मुझे लौटने में 2 दिन भी लग सकते हैं, ओके ना? तू कहीं नहीं जाएगी, बहुत हुआ अब, मुझे भी बाहर जिम जाना है। ये कहकर मनोरमा मलाइका के जिम में पहुंच जाती है, जहां अपनी सास को देखकर मलाइका हक्की बक्की रह जाती है। मम्मी जी, आप यहाँ कैसे, क्यों? मम्मी जी क्या होता है? कॉल मी मनोरमा, मैं फिटनेस का ख्याल रखने यहाँ आई हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। मनोरमा को साड़ी और इस एज में वेट लिफ्टिंग करता देख सब वीडियो बनाने लगते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। मैम आप तो बहुत फिट है, इस तरह वेट लिफ्टिंग करेंगी तो वेट लिफ्टर बन जाएंगी। आपके सामने तो आपकी बहू भी चीनी कम है। जिम से लौटकर मनोरमा अपने घर वापस आती है और किचन में एक डिश बनाती है। मम्मी जी, खाना रेडी है क्या? खाना तो रेडी है, पर यह खाना तुम लोगों के लिए नहीं, मेरे ब्लॉग में पोस्ट करने के लिए है। फिर मैं इसे खा लूंगी। सॉरी गर्ल्स, खाना सिर्फ मैंने अपने लिए ही बनाया था। तुम्हें खाना है तो कुक योरसेल्फ, बाय। मनोरमा अपने बनाए खाने की फोटो लेकर पोस्ट करती है, फिर खुद खाकर सोने चली जाती है। तीनों बहुएं भूखे बैठी बैठी सास के उठने का वेट करती रहती हैं। आज तो मैं जल्दी कमरे से नहीं निकलूंगी, इन बहुओं को अकल आने की बहुत जरूरत है। शाम को मनोरमा उठकर अपने लिए बाहर से स्नैक्स ऑर्डर करती है और तैयार होना शुरू हो जाती है। आप फिर कहीं जा रही हैं क्या मम्मी जी? ओ सॉरी मनोरमा। हाँ, मुझे डिस्को जाना है, स्नैक्स खाकर चली जाऊंगी। तुम लोग खाना बनाकर खाकर सो जाना और मेरी चिंता मत करना, ओके? ये कहकर मनोरमा डिस्को के लिए निकल जाती है और अगली सुबह वापस आती है। ये अब मनोरमा का रोज का रूटीन बन जाता है, जिसे देख तीनों बहुएं बहुत परेशान हो जाती हैं और आपस में बात करती हैं। मम्मी जी को अचानक से क्या हो गया है? इस एज में डिस्को जाती हैं। मेरे फ्रेंड्स उन्हें इस एज में देखकर क्या सोचेंगे? मैं तो यही सोच सोच कर टेंशन में थी, पर वहां तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। मेरी फ्रेंड की गुंडों से इज्जत बचाई और सभी की अच्छी दोस्त बन गई। ऊपर से वो सबसे बेस्ट डांस भी करती हैं। हाउ, कैसे इस एज में किसी के पास इतना टैलेंट हो सकता है? और मेरे जिम में तो सब उनकी एक्सरसाइज के दीवाने हुए बैठे हैं। इस एज में भी क्या कमाल एक्सरसाइज करती हैं, जिसे देखो बस मनोरमा मनोरमा मनोरमा, मुझे कोई पूछता तक नहीं। अरे अब मैं क्या कहूँ, उनके ब्लॉग्स में तो भर भर कर लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। शी इज ऑल राउंडर, वाओ। पर इतना सब आने के बाद भी वो घरेलू औरत की तरह क्यों रहती थी? तभी वहां मनोरमा आकर कहती है, क्योंकि मुझे घर को बांध कर रखना था। बहू, तुम लोगों की तरह घर को होटल नहीं बनाना था। सुबह उठकर खेत में काम करना, तुम्हारे ससुर जी के लिए खाना बनाना, तीनों बेटों को पढ़ाना। बड़ी मेहनत से उन्हें मैंने शहर में पढ़ाया। जब बहुएं आई सोचा अब सुख देखूंगी, पर तुम लोगों को मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। अब लगता है कि बहुओं का सुख मेरी किस्मत में ही नहीं है। ये सुनकर तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो जाता है। सॉरी मम्मी जी, हमसे गलती हो गई, अब हम बेस्ट बहू बनकर दिखाएंगे। सॉरी मम्मी जी, हमसे गलती हो गई, अब हम बेस्ट बहू बनकर दिखाएंगे। रोहन, कमल, सुरेश अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर घर लौटते हैं और बेल बजाते हैं, जहां तीनों बहुएं साड़ी पहने दरवाजा खोलती हैं। तुम तीनों ऐसे? आइए आप लोग बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। प्रीति ने खाना बनाया है। प्रीति ने? मम्मी जी ने मुझे खाना बनाना सिखा दिया है, डोंट वरी जी। तीनों बहुओं के इस रूप को देखकर मनोरमा के तीनों बेटे खुशी से फूले नहीं समाते। क्यों कमल, क्यों सुरेश, माँ को यहाँ बुलाना तो सफल हो गया ना? हाँ
अब रोजाना तीनों बहुएं सुबह उठकर मनोरमा के साथ पूजा पाठ करती। फिर एक बहू घर की साफ सफाई करती तो दूसरी खाना बनाती और तीसरी मनोरमा की सेवा में लग जाती। अपनी तीनों बहुओं का ये बदला व्यवहार देखकर मनोरमा बहुत खुश थी और वो अब वापस अपने गांव में चली जाती है। अरे ओ कलमुही, अब तक तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? काली कलूटी, चल जल्दी से उठकर घर का सारा काम निपटा। आज बहुत सारे टिफिन के ऑर्डर हैं। अगर एक भी छूट गया ना तो देखना तेरा वो हाल करूंगी कि तू अगले 7 जन्मों तक याद रखेगी। चाची, चाची मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है। आज तो दया करो चाची, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। बेचारी लाचार अमृता को बहुत तेज बुखार आता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी क्रूर निर्दयी चाची मालिनी को उस पर रत्ती भर भी दया नहीं आती। वो ठंडे पानी की बाल्टी उठाकर अमृता के ऊपर सारा पानी डाल देती है, जिससे अमृता कांप उठती है। चाची, चाची, चाची मुझे ठंड लग रही है। तू चाहे हॉस्पिटल में भी भर्ती हो जाए ना, उसके बाद भी तुझे सारा काम करना होगा, वरना मैं तुझे इतना मारूंगी कि मार मार कर तेरा पूरा बदन लाल कर दूंगी, बता देती हूँ। हाँ, अमृता के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु होने के बाद उसे इस दुनिया में अकेला बेसहारा छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी लालची चाची मालिनी ने उसे अपने पास रख लिया, लेकिन वो भी एक नौकरानी के तौर पर। अमृता बचपन से ही काली थी। वो बेचारी दिन भर बिना रुके लगातार खाना बनाती रहती। मालिनी टिफिन सर्विस चलाती थी। सारा खाना तो अमृता ही बनाती, लेकिन उसे अपनी कमाई में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती। बुखार में कांपते हाथों से वो खाना बनाती है। अमृता जहां कहीं भी जाती, लोग उसके काले रंग के कारण उसका खूब मजाक उड़ाते। हाय हाय हाय, इस पनौती की शक्ल देख ली सुबह सवेरे, आज का दिन तो बुरा ही जाएगा। पता नहीं कौन से अशुभ मुहूर्त में पैदा हुई थी कि अपनी मनहूस शक्ल लेकर। अमृता के मन को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन वो कड़वा घूंट पीकर अपने आप को ही कोसती रहती। क्या करे, उस मजबूर के पास तो रोने तक का वक्त नहीं था। हैवान मालिनी उससे दिन रात खाना बनवाती। वो उसे एक पल के लिए भी बैठने या आराम करने नहीं देती। एक दिन मालिनी से मिलने एक अमीर घराने की बूढ़ी औरत आती है। उसके बदन पर चढ़े सोने चांदी को देख मालिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं राजेश्वरी ठाकुर कपड़ा मिल की मालिक। तुम्हारे घर का पता शिव मंदिर के पंडित जी ने मुझे दिया है। दरअसल मेरे बेटे अंकुश के लिए तुम्हारी भतीजी का हाथ मांगने आई हूं। राजेश्वरी की ये बात सुनकर मालिनी थोड़ी सी चकित हो जाती है। ये आप कैसी बात कर रही हैं ठाकुराइन जी? कहाँ आपका राजकुमार बेटा और कहाँ ये काली अपशगुनी? ये आपके बेटे के लायक नहीं। नहीं, ये शादी सिर्फ कुछ देर की ही शादी होगी। मेरे बेटे पर मृत्यु दोष है। इस दोष के कारण जल्द ही उसकी मृत्यु हो सकती है, पर पंडित जी ने कहा है कि अगर उसकी किसी काली कुंवारी और गरीब लड़की से शादी करा दी जाए तो तुम्हारे बेटे पर लगा मृत्यु दोष उस लड़की के सर पर लग जाएगा और वो उस दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तुम्हारी भतीजी अमृता और मेरे अंकुश की कुंडली के अधिकतर गुण मेल खाते हैं। अच्छा, तो ये शादी नहीं सौदा है। फिर तो मैं खुशी खुशी इस कल्लो को आपके हवाले सौंप दूंगी। बस मुझे रकम मोटी मिल जाए तो। हाँ, उसकी चिंता क्यों करती हो? ये लो। राजेश्वरी मालिनी को पैसों का बंडल देती है और चली जाती है। मालिनी मासूम और भोली भाली अमृता को झूठ बोलती है कि उसके लिए बड़े और ऊंचे खानदान से रिश्ता आया है। देख अमृता, तेरे माँ बाप ने भी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि तू जैसी काली कलूटी भी कभी इतने बड़े घर की बहू बनेगी। हमेशा से इस काले रंग के कारण मुझे सिर्फ अपमान ही मिला है, लेकिन अब मेरा भी कोई अपना होगा। मेरे जीवन में भी कोई ऐसा आएगा जो मुझसे दुनिया भर का प्यार करेगा। हाय, मुझे खुद की नजर न लग जाए। और कुछ दिनों बाद अमृता और अंकुश की शादी हो जाती है, लेकिन शादी होते ही अंकुश मंडप छोड़कर अपने घर चला जाता है। तभी अमृता भी पीछे पीछे चली जाती है। अंकुश जी, विवाह विधि विधान के अनुसार संपन्न हुआ है, लेकिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिए बिना ये विवाह अधूरा ही रह जाएगा। अरे ओए गुलाब जामुन जैसी शक्ल वाली लड़की, तुझसे सुंदर तो मेरे घर के नौकर हैं, नौकर। तुझ बदसूरत से कौन शादी करेगा? हाँ,
लगता है तुझे किसी ने नहीं बताया कि तुझे यहाँ क्यों लाया गया है। राजेश्वरी अमृता को सारा सच बताती है, जिसे जानने के बाद अमृता पूरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग मेरी भावनाओं के साथ यूं इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओ कोयले की खदान, तुझे क्या लगा था मैं तुझे अपने घर की बहू बनाऊंगी? चल निकल यहां से। मेरे बेटे की पनौती अब तेरे सर आ गई है। तेरा और हमारा कुछ लेना देना नहीं। तेरी चाची को मैंने ढेरों पैसे दिए हैं, मुफ्त में तेरा सौदा नहीं हुआ है, समझी ना? राजेश्वरी अमृता को बुरा भला कहकर धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। अमृता अब बेघर हो चुकी थी। मालिनी भी पैसों का बंडल लेकर फरार हो गई थी। अमृता शिव मंदिर की चौखट पर रोते हुए भगवान से कहती है, हे त्रिनेत्रधारी शिव शंभु, मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो हर बार मेरे दामन में ही क्यों दुख आता है महादेव? अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई बसेरा भी नहीं रहा। अमृता अपनी गठरी उठाकर एक जगह सो जाती है। भीषण ठंड के मारे अमृता के हाथ पांव सुन्न पड़ चुके थे। अगली सुबह जब वो उठती है तब अपनी गठरी को गायब देख घबरा जाती है। लाख ढूंढने पर भी उसे उसकी गठरी नहीं मिलती। लगता है किसी ने रात में मेरी गठरी चुरा ली है। अमृता के लिए कठिनाइयां बढ़ती ही जा रही थी। वो 2 दिन से भूखी प्यासी थी। उसके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। अगर वो किसी से मदद मांगती तो लोग उसकी बदसूरती का मजाक उड़ाते और उसे बेइज्जत करते। अमृता इन सबसे दूर जंगल में चली जाती है। जंगल में एक नदी किनारे बैठकर बिलक बिलक कर रोती है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के पास चूल्हे पर जाती है। वो चूल्हा साधारण सा नहीं था, उसमें एक अजीब सा तेज था। ये चूल्हा तो बहुत ही अच्छा है, क्यों ना मैं इस पर कुछ पकाकर खाऊं? भूख के मारे कहीं मैं मर ना जाऊं। वैसे भी इस कठोर दुनिया में कोई मदद नहीं करता। आखिर मैं बदसूरत जो ठहरी। काश मैं इस चूल्हे में गर्मा गर्म कढ़ी चावल खा पाती, जैसे बचपन में माँ बनाया करती थी। अमृता के इतना बोलते ही उस चूल्हे की आंच तेज हो जाती है और उसमें गर्मा गर्म कढ़ी चावल भी तैयार होने लगता है। और उस चूल्हे की गर्म भाप अमृता के चेहरे पर हौले से लगने लगती है, जिससे उसके चेहरे का रंग काले से गोरा हो जाता है। वो भौचक्का होकर नदी के पानी में अपना चेहरा देखती है और भावुक हो उठती है। ये क्या? मेरा चेहरा, मेरा पूरा बदन, मेरा रंग काले से गोरा कैसे हो गया? और ये चूल्हा, इसने मेरी बात सुनकर तुरंत कढ़ी चावल तैयार कर दिया। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तभी अचानक से उस चूल्हे में से आवाज आती है, ये एक जादुई चूल्हा है, इससे तुम जो कहोगी ये वो सब तुरंत तैयार करेगा। और तो और इसकी भाप से तुम्हारी सुंदरता और भी निखरेगी, क्योंकि तुम एक बहुत ही नेक, ईमानदार और अच्छी लड़की हो। अमृता खुशी से फूली नहीं समाती। एकदम से उसके अंदर मानो 1000 गुना ज्यादा हिम्मत आ जाती है और वो गांव की सड़क किनारे जादुई चूल्हे से खाना तैयार करके एकदम सस्ते दाम में बेचती। भाई वाह, क्या खाना बनाती है ये लड़की, हैं? इसके हाथ का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज खाना होता है। हाँ। देखते ही देखते ग्राहकों की लंबी कतार लगनी शुरू हो जाती है और सभी चटकारे लेते हुए खाना खाने का आनंद लेते हैं। अमृता अब अमृता के नाम से नहीं, अन्नपूर्णा के नाम से पूरे गांव में जानी जाने लगी और गांव में उसकी खूबसूरती देख सब दंग रह जाते। हाय हाय हाय, ये काली अचानक गोरी कैसे हो गई? देखो तो जरा, इसके ग्राहकों की भी कितनी लंबी लाइन लगी है। हाँ, आखिर वो तो है, लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे? सुजाता, अब तो मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। अब जिन लोगों ने अमृता के काले रंग का मजाक उड़ाया, वही आज उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। अमृता जादुई चूल्हे से गांव के सभी गरीबों और बेजुबान जानवरों को भोजन कराती है और जीवन में खूब तरक्की करती है। खूब सारे पैसे इकट्ठा करने के बाद आखिरकार वो अपना एक बड़ा सा ढाबा खोलती है और एक दिन अंकुश और राजेश्वरी बुरी हालत में अमृता के पास नौकरी मांगने आते हैं। हमें माफ कर दो अमृता, तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। भाग्य ने मुझे अर्श से फर्श पर लाकर रख दिया। हमारी कपड़े की मिल एक हादसे में जलकर राख हो गई और अब
हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। घर बार सब बिक चुका है। अमृता, पूरे गांव में हमने हर जगह नौकरी ढूंढी लेकिन कहीं नहीं मिली। अब तुम ही हमारा एक आखिरी सहारा हो। हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए हमें माफ कर दो। तुम्हारे सामने हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। समय बड़ा बलवान होता है। आज अमृता के ढाबे पर वो आते हैं जिन्होंने उसका अपमान करके उसे घर से बाहर निकाला था। अमृता उन्हें ढाबे पर काम तो दे देती है लेकिन उन्हें माफ नहीं करती।